हुकूमत में आसिफ अली सरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। सियासी लोग हैं जब मैं जेल में था और दुनिया में बहुत कम सियासी लोग हैं जितने इतना अरसा जेल में काटा हो, तो मैं उस जेल में अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को पढ़ रहा था, अपने अंदर के इंसान को बड़ा कर रहा था। और एक दिन में 3 दिन में 2-2 3-3 किताबें खत्म करता था, अपनी एजुकेशन कर रहा था और सारी एजुकेशन लेके, सोच समझ के और बीबी साहिबा के गम को भी लेके मैंने सियासत शुरू की, पीपल्स पार्टी की क़यादत शुरू की। आज आपको मैं बताऊं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है और ये मैं मकरान बलूचिस्तान की धरती पे आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके गम हम समझते हैं, इसलिए कि मैं दुनिया की कौमों का गम भी समझता हूं। मुझे कहा गया कि लीबिया में, सीरिया में, इराक में सपोर्ट करे पाकिस्तान। मैंने कहा पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता, हालांकि पूरा मुस्लिम ब्लॉक कर रहा था। मैंने एब्सटेन किया इसलिए कि मुझे पता था कि ये लिबियंस जाएंगे, ये इराकी जाएंगे, ये कौन लेगा इनको। आज भी पाकिस्तान से दोस्तों से, बलोचों से, भाइयों से आपसे मेरी यही दरखास्त है कि हम अपने मुल्क को बनाएं, हम अपनी जागीर को बनाएं, अपने बलूचिस्तान को बनाएं। यहाँ इतने वसाइल हैं, इतनी गुंजाइश है आपकी आगे बढ़ने की, और कोई दुनिया हमें लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ले सकती है। कोई कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो किसी और कौम को अपने पर नाजिल करे। हमने अफगानों की 5 साल, 10 साल, 40 साल उनकी मेहमान नवाजी की है। आज भी अफगान हमारा भाई नहीं बन रहा, वो हमसे प्यार नहीं कर रहा। इसके बावजूद कि हमने उसको 40 साल मेहमान बना के रखा है। तो ये सोचें कि ये हमारा ही माहौल है, इसी माहौल में हमने आपको बड़ा करना है और इसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। हमने देखा है क्या क्या तारीख ने किया है। भुट्टो साहब को कहा कि आप भी पर्ची लिख के दे दो तो आपको माफी मिल सकती है। उसने कहा नहीं, मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं इंसान के हाथ भली मर जाऊं, ज़िया-उल-हक के हाथ में मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो शहीद हुआ, शहीद रहा। बीबी साहिबा को दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि आप न जाएं, वहां खतरा है। उससे कहा नहीं, मैंने लोगों से वायदा किया है, मैंने अपनी आवाम से वायदा किया है और मैं जाऊंगी। और वो आई, पहली दफा हमला हुआ, उस हमले में अल्लाह ने उनको बचाया। दूसरी दफा वो दोबारा आई और फिर पिंडी में शहीद, जालिमों ने उसको शहीद कर दिया। और वहां से मैंने बेड़ा उठाया है, शहीदों का बेड़ा हमने वहां से उठाया है। और हम हमेशा, जब बलूचिस्तान की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैं उनको बोल बोल के थक जाता था, मेरी सुनते नहीं थे। इतना खौफ था कि बात करने के लिए तैयार नहीं थे फेडरेशन से। मैंने खुद नेशनल असेंबली से बैठ के एक बनाई स्ट्रैटेजी और उसके जरिए फिर आप लोगों को मैंने हक दिए। मैंने खुद बुला के रजा रबानी को कहा कि मेरे पावर्स लो। उसने नहीं कहा मुझे, मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर था, सारी हुकूमतें मेरी थी, मुझे कौन कह सकता था कि तू पार दे। मैंने खुद कहा पावर लो, इसलिए कि मेरी नजर तारीख पे थी कि तारीख मेरे लिए क्या लिखेगी, क्या कहेगी। आज भी हर चीज तारीख की नजर पे हम देखते हैं। तो बलूचिस्तान के दोस्त, भाई, बहनें, माएं, जितनी सुनते हुए कान हैं और सुनते हुए आंखें हैं, देखती हुई आंखें हैं, वो सुन लें। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मैं पहले कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान चली बलूचिस्तान के जोर पर रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। और गलती मुझसे ये हो गई कि बलूचिस्तान को मैंने पैसे तो दिए, हर चीज दी, मगर मैंने प्रोजेक्ट
फॉलोइंग नहीं की। इस दफा जो मैं बलूचिस्तान के लिए करूंगा उसके साथ साथ मैं फॉलो अप करूंगा। फॉलो अप करके खुद देखूंगा कि अस्पताल की छत बनी है, रास्ता कितने मैल बना है, लाइनिंग कैनाल्स की कितनी हुई है, इसलिए कि आपके पास जो पानी आता है उसकी लाइनिंग नहीं है। हमने सिंध में 40% अपने वाटर कोर्सेज की कैनाल्स की लाइनिंग करा दी है ताकि पानी जल्दी पहुंच सके। जहां पहले आबादी होती नहीं थी, हजार एकड़ के जमींदार जो हैं वो लकड़ी काट के गुजारा करते थे, अब वो कमान उगा रहे हैं। और बलूचिस्तान की जमीन तो ऐसी है, मैं सरदार साहब को कह रहा था, नवाब साहब को कह रहा था रास्ते में कि यहाँ तो सोना उग सकता है अगर कोई हल करे इसका, कोई हाथ डाले इसमें। तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मारधाड़ से नहीं बनता। मारधाड़ में कोई नहीं बनता। मारधाड़ में आज फलस्तीन पे मारधाड़ हो रही है, इजराइल कर रहा है, इजराइल खुश नहीं रह सकता, हमेशा ही जंग में रहेगा, हमेशा कोई ना कोई जंग होती रहेगी और जंग में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती, कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। तो इंशाल्लाह आपके हम अमन भी लाएंगे, काम भी करेंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, रास्ते भी बनाएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आपको पानी देंगे, पानी पानी और पानी देंगे। मैं ताजिकिस्तान से पानी लाके आपको दूंगा, इसलिए कि बलूचिस्तान अगर जरखेब हो जाए तो मैं एक्सपोर्ट करूं, यहां से एक्सपोर्ट करूं सारी दुनिया में, और आ सकता है पानी। आजकल तो अबू धाबी समुद्र के नीचे से तेल ले जा रहा है इंडिया, और इंडिया से पानी लाएगा दुबई और अबू धाबी के लिए। इस हद तक कौमें तरक्की कर चुकी हैं और हम ये सोच रहे हैं कि पानी कहाँ से आएगा, कहीं कश्मीर हमारा पानी न रोक ले, कहीं कोई और नहीं रोक ले। इंशाल्लाह हम ऐसी जगह से पानी लाएंगे कि कोई रोक भी नहीं सकेगा और चीन हमारा साथी होगा। चीन हमेशा से हमारा साथी रहा है, हमारा भाई रहा है। हमने चीन के साथ मिल के आगे चलना है। हर कदम मेरा चीन के साथ चलेगा, हर कदम में मैं चीन वालों के साथ चलूंगा। मैं 15 दफा चीन गया हूँ। दोस्त सोचते थे कि क्यों जाता है, 80 साल से 70 साल से आपको नजर नहीं आ रहा था कि ग्वादर पोर्ट है, आपको नजर नहीं आ रहा था कि ऑल वेदर रोड बन सकता है चाइना से पाकिस्तान। हमने बनाया, ऑल वेदर रोड भी बनाया, अताबाद लेक को भी संभाला, उसको भी टूटने नहीं दिया। उससे ये हुआ कि आपकी बचत हो गई, ऑल वेदर रोड बन गया। अब इन रास्तों को और भी ठीक करना है, अपग्रेड करना है और माशी हालात ठीक करने हैं। आपके बच्चों को नौकरियां देनी है, बीबी कार्ड जो है उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, बच्चों के लिए यूथ कार्ड देना है। जो बेटा कॉलेज से निकलता है उसको इमीडिएटली कोई ना कोई स्टाइपेंड मिलेगी, इमीडिएटली उसके साथ कोई ना कोई उसको जरिया हो जाएगा माश का। फिर जब तक उसको नौकरी मिले या उसको कोई और धंधा करा के दें। लोगों की संभाल होनी है। लोग, हर बंदा जो है, हर कौम जो है, हर इंसान जो है वो अपना आपसे प्यार चाहता है। वो हुक्मरान को कहता है कि मेरे साथ प्यार करो, मैं तुम्हारे साथ प्यार करूंगा। तो धरती भी यही कहती है, धरती कहती है कि मेरे साथ प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूंगी। हम धरती से भी प्यार करते हैं, आपसे भी प्यार करते हैं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी काम करेंगे, आपकी होने वाली नस्ल। और मैंने 10 दफा कहा है कि ये तो इनके बुजुर्गों के पसीने का भाव है जो मैंने दिया है, अभी तो असल मैंने दिया ही नहीं है। ये तो सिर्फ पसीने की उनकी कमाई है जो मैं आपको बलूचिस्तान को वापस कर रहा हूँ। ये बलूचिस्तान जिसको पाकिस्तान ने समझा ही नहीं, दोस्तों ने समझा ही नहीं, इस्लामाबाद इसको समझता नहीं है। मसला ये है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को नहीं समझता, वो सिंध को नहीं समझता, वो पंजाब को नहीं समझता, वो केपी को नहीं समझता। मुझसे पख्तूनों ने थोड़ी मांगा था कि हमें नाम बदल दो।
मगर मेरे को पता था कि उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी एक तारीख है, उन्हें ब्रिटिश सरकार से लड़े हैं, सारी दुनिया उसके खिलाफ थी तब भी वो लड़े हैं, और उनको एक गैरतमंद नाम चाहिए, और वो देना हमारा कसूर है, वो हमारा देना फख्र है। हम देंगे, हम ऐसी चीजें करते जाएंगे, और अगर यही हमारा कसूर है तो कोई बात नहीं, 14 से 24 साल हम जेल काट लेंगे, ये होता रहता है। तो दोस्तों, आप दोस्तों से मिलके, आपका प्यार देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, इलेक्शन का ज़माना है, सबको ये सोच है कि हम पावर में आए, तो हम पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो आपकी खिदमत के लिए, अपनी खिदमत के लिए नहीं। मैंने किसी टेलीविजन को कहा कि मेरी सियासत जो है ना ज़रूरत नहीं है, पर मेरी मजबूरी है, इसलिए कि मेरे कंधे पे बीवी साहब का कर्ज है, भुट्टो साहब का कर्ज है, हर हजारों जवानों का कर्ज है जो फौत हो गए, जो शहीद हो गए हमारे लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलके हम काम करेंगे, पाकिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान पहले, फिर बाकी सूबे बाद में। पहले बलूचिस्तान, फिर दूसरी चीजें, इसलिए कि यहाँ का गम है, यहाँ में दुख है, लोगों ने यहाँ लोगों को भुलाया हुआ है, यहाँ के जवान भाइयों को भुलाया हुआ है, यहाँ के लड़कों को भुलाया हुआ है, और वो भूल में उनके साथ चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए, मैं चाहता हूँ कि सब वापस आएं, सब अपने अपने घर रहें, हम उनकी यहाँ बैठ के खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह ये दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते, हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं, कल का फ्यूचर आप हैं, कल का फ्यूचर बिलावल है, कल का फ्यूचर आपके बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर। उनके लिए हमने सिर्फ फैसिलिटी क्रिएट करनी है ताकि वो तरक्की कर सके, और इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी नहीं, हर डिवीजन में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस बनाएंगे, और हर पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनाएंगे। इंशाल्लाह आपकी दुआ से, आपके करम से, आपके जोर से, आपकी उठाई हुई ताकत के जोर से मैं ये सब काम करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। जिए भुट्टो। तुर्बत में आसिफ अली सरदारी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने शहीद का बेड़ा उठाया है, अवाम के मसाइल का पूरी तरह से इदराक है और उनको हम सॉल्व भी करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। एहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2018 में टेंडर कर दिया गया, और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को निकाल कर अनाड़ी मुसल्लत न किया जाता तो 2020 तक हैदराबाद सक्खर मोटरवे भी मुकम्मल हो जाती। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए ताकि K4 का मंसूबा मुकम्मल करके कराची के पानी के मसले को हल किया जाए। कराची में ग्रीन लाइन जैसा मंसूबा 25 अरब की लागत से तामीर करके पहला कराची का मास ट्रांजिट का मंसूबा जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। इसी तरह थर के इलाके में जो कोयला मुदफन था और 70 सालों से उसके लिए कोशिशें सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी थीं, ये जनाब नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तोहफा था कि इस मंसूबे को CPEC में शामिल करके चाइना से फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मंसूबे को भी हकीकत बनाया गया, जिसने सूबा सिंध के अंदर थर के कोयले को पाकिस्तान के लिए एक कीमती ख़जाना में तब्दील कर दिया। और इसके लिए हमने सिंध की सूबाई हुकूमत का मुकम्मल उनके साथ ताउन किया
चूँकि नवाज शरीफ साहब की हमेशा से ये सोच रही है कि हमें अपने सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर और कौमी फ़वाइद पे तरजीह नहीं देनी चाहिए। इसी तरह सूबे सिंध में अगरचे पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमत थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा करके कराची के अवाम को अमन दिया। तो सिंध के अवाम से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, खिदमत का रिकॉर्ड है, और इसी बिना पे मुस्लिम लीग नून जहाँ पूरे मुल्क में अवाम से रजू करेगी, सिंध के अवाम को भी अमन और तरक्की और खुशहाली का पैगाम देने के लिए अपने उम्मीदवारों के ज़रिए भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस हवाले से हमारे सूबा सिंध के सदर जनाब बशीर मेमन साहब और उनके सूबा सिंध के दीगर रहनुमा और ओहदेदार भी आज की मीटिंग में शरीक हुए। तो मैं जनाब बशीर मेमन साहब से कहूँगा कि वो आपको इस बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। बहुत मेहरबानी हसन इकबाल साहब। हमारे पास इंशाल्लाह एप्लीकेशन आज तक आ रही हैं और हमारे पास इंटरव्यू में 2 शिफ्टें करनी पड़ी हैं। धुंध की वजह से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद पहुंचे तो ज़ाहिर हमने उनको कहा कि फिर बाद में ये देख लेंगे। सिंध सूबे की ज़रूरत नवाज शरीफ ज़रूरी। हम ये समझते हैं कि अमन अमान के लिए, तरक्की के लिए अमन अमान के लिए ज़मीनें जो बांटी नवाज शरीफ साहब ने, जो डेवलपमेंट स्कीम शुरू की, आज जो उन्होंने बात की मीटिंग में कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मैंने अप्रूव किया था, वो नहीं बना अभी तक। सक्खर हैदराबाद कराची मोटरवे फिर से नहीं बनना चाहिए। हमारे इंशाल्लाह मैनिफेस्टो में कैनाल्स को पक्का करने की भी बात होगी। हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान की बात होगी। कराची में अमन अमान होगा, इंटीरियर सिंध में अमन अमान होगा। इसीलिए लोग इंशाल्लाह सीटों पे कंपटीशन होगा कि किसको हम टिकट देंगे। ज़ाहिर है डकायत ने इंटरव्यू करना है, उन्होंने ही फैसला करना है, उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड की मशावरत से, लेकिन फाइनल फैसला तो उन्होंने करना है। क्या करना है? तो मैं सिर्फ सिंध के अवाम से ये बताना, उनको खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत जल्द सिंध का दौरा करने वाले हैं। मरीम नवाज साहबा बहुत जल्द सिंध का दौरा करने लगी हैं और शहबाज शरीफ साहब मशहूर हमारे जनरल सेक्रेटरी के हसन इकबाल साहब के सिंध का बहुत जल्द दौरा करेंगे और सिंध के तरक्याती मनसूबों के बारे में तफासील लोगों को बताएंगे कि हमने क्या सिंध के लिए प्लान किया हुआ है। तो मैं आज ये नवीद मैं समझता हूँ सुनाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये जो डाकू राज है उससे इंशाल्लाह छुटकारा होगा। इंशाल्लाह ताला ये लूट खसूट का बाज़ार, जो ये माफिया जो गर्म है, वो उससे जान छूटेगी और इंशाल्लाह लोगों को सुकून का सांस नसीब होगा इंशाल्लाह। ऐसे साहब ये बताइएगा कि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही है और गुज़श्ता 16 माह जो थे उससे वो आपकी इत्तेहादी भी रही है। लेकिन यार खान से दुनिया आप आगे जाते हैं सादकाबाद से तो आगे कहते हैं कि खंडाल शुरू हो जाते हैं। आज जो बात हुई है घोटी के लोग आए थे उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमने नवाज शरीफ के सामने ये रखा है ताकि सारा सोचे। आप ये बताइएगा कि आप बात ये करते हैं कि आइंदा आने वाली शायद दुनिया के लोग वोट है सबको साथ मिला के चलेंगे, जो सिंध को खंडरात बनाने वाले उन्हीं के साथ आप दोबारा उनको लेके चलेंगे साथ। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि अप्रैल 2022 में जब मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बनाया गया। उस वक्त हमने जमहूरियत की ताकत का मुजाहरा किया कि जमहूरियत की ताकत ये होती है कि आप अपने मंशूर, अपने नज़रियात पे कायम रहते हैं, लेकिन जब मुल्क का मफाद होता है, जब आइन या निज़ाम का मफाद होता है, तो आपका इख्तिलाफ आपके इकट्ठे काम करने में रुकावट नहीं बनता।
तो अप्रैल 2022 में वो तमाम जमातें जिनके मुख्तलिफ मंशूर थे, जिनके सियासी इख्तलाफात थे, वो अगर इकट्ठी हुई तो एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठी हुई कि हमने पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट से बचाना है जिसके किनारे इमरान खान पाकिस्तान को फेंक कर चला गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातों ने एक ज़िम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया और 16 माह की मेहनत के बाद सख्त और मुश्किल फ़ैसले भी किए, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अब इलेक्शन में हर जमात अपने मंशूर के मुताबिक इंतखाबात में उतरेगी, फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और इसीलिए हम समझते हैं कि 8 फरवरी को अगर सूबा सिंध के अवाम भी वैसी तरक्की चाहते हैं जैसी हमने पंजाब के अंदर करके दिखाई है, तो वो फॉर ए चेंज मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें। और मैं उन्हें मनी बैक गारंटी का यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनके वोट के कीमत में उनको वो खिदमत ना मिली तो जो सज़ा सिंध के अवाम कहेंगे हम उसके लिए तैयार होंगे। तो हम सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ ये ऑफ़र करते हैं कि आप एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें। अगर आपको खिदमत का वो रिकॉर्ड ना मिला जिसका हमने पंजाब में मुजाहरा किया है, तो फिर हम आपके मुजरिम होंगे। हसन साहब, सिंध के जो मुस्लिम लीग नून के पुराने रहनुमा हैं उनको तो आप इंसाफ दे नहीं सके, जो 16 साल से मारे खा रहे हैं। आपके पुराने वर्कर तो 16 साल से खड़े हुए, लेकिन जब आपकी हुकूमत आती है या आप जब ओहदे देने का टाइम आता है तो फिर आपके प्यारे आगे आ जाते हैं, कुर्बानियाँ देने वाले कहीं पीछे चले जाते हैं। उनको कब इंसाफ देंगे? आज की मीटिंग में जो उम्मीदवार थे उनमें एक बहुत बड़ी तादाद हमारे उन कारकुनों की भी थी जिन्होंने 1993 से 1997 से मुस्लिम लीग नून का झंडा पकड़ रखा है और वो सिंध की तंजीम में ओहदों पर भी फाइज है। और हम ऐसे तमाम कारकुनों की बहुत कदर करते हैं कि जिन्होंने चाहे मार्शल्ला का सूरज सवा नेज़े पे आया, चाहे पीपल्स पार्टी का इंतकाम आया हो या इमरान खान का इंतकाम आया हो, उन्होंने कभी नवाज शरीफ साहब से और मुस्लिम लीग नून से गद्दारी नहीं की। वो हमारा असासा है और वो पार्टी के साथ है। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचे हैं, पूरे मुल्क में उन्होंने भरपूर तनकीद की नून लीग के ऊपर, इस वक्त भी कर रहे हैं, तो क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के उसे बैकफुट पे चली गई है, उनसे डर रही है, खौफ खा रही है? दूसरा बात है सिंध में जो सीट एडजस्टमेंट है उसके वजह से गौर खौफ किया गया आज? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी के लिहाज से अल्लाह के फजल से बहुत पुरएतमाद है। जिसके दामन में मुल्क की खिदमत के मंसूबे हों, जिसके दामन में पाकिस्तान की तरक्की की कारकर्दगी का रिकॉर्ड हो और जिसके विजन में मुस्तकबिल का तरक्की का नक्शा हो, उसे मनफी सियासत की ज़रूरत नहीं होती। मनफी सियासत वही करता है जिसका दामन खाली होता है, जिसको अपने पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ दूसरों पे तनकीद करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इमरान नियाज़ी हैं कि 4 साल स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, लेकिन आज उनसे अगर पूछें कराची से पेशावर तक किसी एक मंसूबे पे उंगली रख के बता दो कि ये इमरान खान का विजन था, उसका मंसूबा था, तो वो नहीं पेश कर सकते। सिर्फ चोर डाकू मनफी तकारीर, लोगों की पगड़ी उछालना। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक तरक्की की और खुशहाली के विजन पे यकीन रखती है और हमने पाकिस्तान में इतना कुछ किया है कि अगर हम वो गिनाते जाएं तो घंटों हम उस पर बोल सकते हैं। लिहाजा हमें अपने प्रोग्राम को बताने के लिए किसी की पगड़ी उछालने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान के अवाम को अपना रिकॉर्ड पेश करना है और मुस्तकबिल का प्लान उनको देना है कि हम किस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। जी, आज तो हमने अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन सूबा सिंध के अंदर हमारी बातचीत MQM के साथ भी जारी है
GDA के लीडरशिप के साथ भी जारी है, JUI की लीडरशिप से भी जारी है। तो ये दोनों अमल साथ के साथ, उसमें GDA में शामिल है, तो ये सारे इकट्ठे जो अमल चल रहा है। तो इंशाल्लाह जब हतमी इसका फैसला होगा, उसमें यही बुनियाद होगी कि जिसके पास जिस हल्के में बेहतर और मौजूद उम्मीदवार होगा उसकी सब मिलकर हमायत करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने आज सुबह इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में सिर्फ और सिर्फ काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है और किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से भी आपकी कमेटियां जो है वो मुलाकातें कर रही हैं, तो वो मुलाकातें सीट एडजस्टमेंट के अलावा किस मकसद के लिए हैं? IPP खासकर देखिए, इस वक्त बहुत सारी जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। नवाज शरीफ ने मॉडर्न टाउन दफ्तर के बाहर खड़ी खातून को मामलात के लिए मुलाकात के लिए बुला लिया। सवात से आई खातून की शौहर की रिहाई के लिए अपील। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को खातून के शौहर की रिहाई कराने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अख्तर दुरानी का इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ और उनके बेटे की शहादत के वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाले के मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा। मुतासरीन के घर के बदले घर दो के नारे। वेलकम बैक। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाके से 3 अफराद जाँ भाग हो गए। हादसे में 17 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने इमारत को क्लियर करार दे दिया है। इमारत के मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया है और निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं। उबैद शाह हमारे साथ है कराची से। उबैद शाह, बताइएगा, मलबे तले जितने अफराद थे उनको निकाल लिया गया है और रेस्क्यू का अमल कहां तक पहुंचा है? मच्छर कॉलोनी में मौजूद हूँ। आज दिन 12 बजे के करीब मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 17 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनमें से 3 अफराद की मौत वाक़ई हुई। इनमें एक बच्ची भी शामिल थी, उल्फत के नाम से उसकी शनाख्त हुई। इस वक्त रेस्क्यू कमांडर कराची हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इसमें तकरीबन 3 एक्सपायरीज और 17 लोग जख्मी हुए। 20 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था, जिसमें से 3 की एक्सपायरी का और 17 जो है जख्मी हैं। और ये प्रीकास्ट की छत थी ग्राउंड +1 और 2 से 3 फैमिलीज इसमें रह रही थी। और अब ये ब्लास्ट हुआ है, क्या है बाद में ये इन्वेस्टिगेशन इदारे देखेंगे। ताम ये कि ऑपरेशन जो है उनकी फैमिलीज और अहले महल्ला की यकीन दहानी पर कि लोग जो है कंप्लीट हैं। वो कुआ को बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया। हैवी मशीनरी भी यहाँ से जा चुकी है, जो थोड़ा बहुत मलबा रह गया उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 17 अफराद जख्मी हैं और इस हवाले से अभी तहकीकात होंगी। जो मुख्तलिफ इदारे हैं रेस्क्यू के, पुलिस के, वो इस हवाले से तहकीकात करेंगे। DC केमाड़ी भी यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कि घरों में और गुंजान आबाद इलाकों में जो LPG और CNG सिलेंडर्स के दुकानें खुली हैं, उस हवाले से क्रैकडाउन भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक के मुलाजिमीन की रिहाइशगाहों की कमी का शिकार है। IG पंजाब उस्मान अनवर की मंजूरी के बाद PC1P ND बोर्ड पंजाब में जमा करा दिया गया है। ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक के मुलाजिमीन के लिए रिहाइशगाहों की फराहमी का तखमीना 3 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। बात करते हैं लाहौर से, नियो के नुमाइंदे हैं इदरीस शेख। इदरीस शेख, बताइएगा तखमीना कितना लगाया गया है रिहाइशगाहों के लिए और किन किन को फराहम की जाएंगी? जी बिल्कुल, ये पंजाब के जो पुलिस मुलाजमान हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक वो जो है रिहाइश गाहों की कमी का शिकार है। इस सिलसिले में कैबिनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर फराहम डेवलपमेंट की जानिब से इस मनसूबे की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद आज पंजाब उस्मान अनवर ने इसको मंजूर किया है। PC1 को और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब में जमा करवा दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक के जो पुलिस मुलाजमीन उनके लिए चूंग में 4 ब्लॉक तामीर किए जाएंगे और 96 रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ पुलिस ने ग्रेड 11 से ग्रेड 14 तक के 72 मुलाजमीन के लिए बरकी रोड पर 3 ब्लॉक्स में रिहाइशगाहों की तामीर की तजवीज़ दी है। ग्रेड 15 से ग्रेड 17 तक के पुलिस मुलाजमीन के लिए टाउनशिप में 2 ब्लॉक्स में 48 अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे, जबकि ग्रेड 18 और 22 के अफसरान के लिए दिए बिल्कुल ग्रेड 18 और 22 के अफसरान के लिए ये घर जो है उनको दिए जाएंगे, रिहाइशगाहें उनको दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
अस्पतालों में रीवैम्पिंग के लिए अरबों का बजट, लेकिन मुलाजिमीन की नौकरियों के लिए पैसे मौजूद नहीं है। महकमे से मुलाजिमीन का रोजगार छिनने लगा और महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने लाहौर के एक ही अस्पताल में 11 असामियां खत्म कर दी हैं और न्यूक्रोवेल THQ अस्पताल से ग्रेड 18 की सीट खत्म कर दी है। ग्रेड 12, 9, 4 और 1 की 2-2 सीटें खत्म कर दी गई हैं। CEO PHFC के मुताबिक तकनीकी बुनियादों पर अस्पताल में नई सीटें बनाई जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात वो हम जानते हैं। न्यू के नुमाइंदे हैं मोहसिन अलवी हमारे साथ। मोहसिन अलवी, CEO के मुताबिक नई सीटें बनाने के लिए पुरानी असामियों को खत्म किया गया है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ठीक है, अपने नाज़रीन को बताएं कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने आपको बताएं कि न्यूक्रोवेल THQ अस्पताल से ग्रेड 1 से 18 तक की जो सीटें हैं उनको खत्म कर दिया गया है और अस्पतालों में रीवैम्पिंग के लिए अरबों की जो बजट था, नौकरियों के लिए पैसे नहीं है लेकिन रीवैम्पिंग के लिए बजट है अरबों रुपए का। लाहौर समेत सूबे भर के तमाम 735 पुलिस स्टेशन को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा देकर 1 जनवरी 2024 को फंक्शनल करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर के 84 थानों का 70-80% का काम जो मुकम्मल हो चुका है। 1 जनवरी 2024 को थाने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत काम करेंगे। बात करते हैं शाहिद रिजवी से जो कि इस वक्त पुलिस अफसर के साथ ही मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। DIG ऑपरेशंस क्या कहते हैं लाहौर के? शाहिद रिजवी बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो है तमाम पुलिस स्टेशन को जो है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है। 31 दिसंबर तक ये तमाम जो थाने हैं लाहौर समेत सूबे भर के स्पेशल इनिशिएटिव पर मुंतकिल हो जाएंगे। ये स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में शहरियों के लिए क्या जो सहूलतें होंगी, मेरे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो कि CM साहब के विजन के मुताबिक IG साहब पंजाब जो हैं वो पूरे पंजाब में 735 थानों को इसमें SIPs में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन हैं जो SIP में कन्वर्ट होंगे और इंशाल्लाह ताला 31 दिसंबर तक हम SIPs के प्रोटोकॉल जो हैं वो इन तमाम थानों में एक्टिवेट कर देंगे। मैं बताता चलूँ कि ये जो SIPs हैं स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सिर्फ थानों की तज़ीनो साइश का नाम नहीं है। ये बेसिकली सर्विस डिलीवरी को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है और इसमें सर्विस डिलीवरी की जितने भी मामलात हैं उनको बेहतर से बेहतर किया जाता है। लेकिन वो शहरी जिसका कोई FIR दर्ज कराना है या कोई और पुलिस स्टेशन से मामला है या SHO को मिलना है या फ्रंट डेस्क में कोई एप्लीकेशन दे के कोई किसी किस्म की फैसिलिटी लेनी है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो उस पुलिस स्टेशन का जहां तक उनका राब्ता रहना चाहिए उस पुलिस स्टेशन में वहां तक वो जा रहे हैं। लिया गया है आवाम की भलाई के लिए है। शाहिद रिजवी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। सरगोदा में जिनसी हरासगी का स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने 50 से ज्यादा खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने का इंकशाफ हुआ है। इस राय के मुताबिक महकमा तालीम का चौकीदार जाली अफसर बनकर सरकारी खवातीन एहलकारों को जिनसी हिरासा करता रहा और मुलजिम परवेज सरगोदा के सरकारी स्कूल में चौकीदार था। मुलजिम ने अफसर की जाली ID बनाकर नौकरी का इश्तिहार भी लगा रखा था। मुलजिम के गिरोह में पुलिस एहलकार भी शामिल था। एंटी करप्शन की टीम ने परवेज के साथी आसिम और कांस्टेबल जुबैर समेत 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खवातीन से मुबैना तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 1 लाख रुपए वसूल करता था और तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं। वकास खौरी हमारे साथ है। वकास खौरी, बताइएगा ये मुलजिम बेसिकली था कौन और इसके हवाले से क्या कार्रवाई कर ली गई है अब तक? आज बिल्कुल ये जो मुलजिम है परवेज़, ये महकमा तालीम का एक मुलाजिम था। सरगोदा के एक सरकारी स्कूल में चौकीदार था। एक बड़ा स्कैंडल जो है वो न्यूज़ पर हम सामने लेकर आ रहे हैं कि 50 से 60 खवातीन के साथ मुबैना ज़्यादती का इस मुलजिम ने एतराफ़ किया है। इस मुलजिम का तरीक़ा वारदात ये था कि ये इसने एक जाली ID बना रखी थी जिसमें इसने ख़ुद को एक बड़ा अफसर शो किया था। वहाँ पर इसने ट्रांसफ़र पोस्टिंग और नौकरी के लिए इश्तिहार लगा रखा था। ये खवातीन को
झांसा देता था कि वो इनकी किसी भी शहर में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा देगा। जो ख़वातीन असातिज़ा थी सरगोदा, चकवाल और लाहौर की, वो इससे रब्ता करती। ये पूरा एक ग्रोथ था जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। एक पुलिस एहलकार जो है ज़ुबैर, उसको भी एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके दीगर 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये 1 लाख रुपया जो है ये डिमांड करता था। जो ख़वातीन 1 लाख रुपये नहीं दे सकती थी, ये उन्हें जिस्मानी ताल्लुक़ की ऑफ़र करता था और उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता था। और मुलजिम के इतराफ़ी बयान के मुताबिक 50 से 60 ख़वातीन जो हैं उसके साथ इसने ये मकरू फ़ेल किया है, जिनसी ज़्यादती की है, जबकि 250 से 300 ख़वातीन जो हैं वो इसके साथ राब्ते में थी, जिनको ये जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे रहा था। तो एंटी करप्शन ने के ज़राए के मुताबिक कार्रवाई करते हुए मुलजिम परवेज़ समेत उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। और वो जाली डॉक्यूमेंट्स और वो रिकॉर्ड जिनकी बुनियाद पर ये मुलजिम जो था वो ख़वातीन को ब्लैकमेल करता था, वो भी कब्जे में ले लिया गया है। ठीक है, मुलजिम को कब्जे में ले लिया गया है। ये बताइएगा कि इसके हवाले से जो इसके मजीद साथी हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है और क्या पूरा गैंग था ये, या ये 2-3 सिर्फ मुलजिम थे जिनको पकड़ा गया है? जी, ये 5 से 7 लोग थे, जिसमें से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुलजिम परवेज़ खुद जो बेसिकली मरकज़ी मुलजिम था, जिसने 50 से 60 ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की। इसके अलावा एक मुलजिम आज़म था जो डाली डॉक्यूमेंटेशन करके इसको देता था। और ये लाहौर में भी जब लाहौर की ख़वातीन से रब्ता करती तो ये लाहौर में शिमला पहाड़ी के पास एक होटल था, वो बुक करवाते थे और उसके लिए ये पुलिस की मावनत हासिल करते थे। वो पुलिस एहलकार ज़ुबैर जो है उसने भी एंटी करप्शन को एक बयान जमा करवा दिया है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। टोटल 5 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से ख़वातीन का जो डेटा है, जो उनका रिकॉर्ड है, वो भी कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। और एंटी करप्शन राय के मुताबिक आने वाले दिनों में DG एंटी करप्शन या एंटी करप्शन के दीगर आला हुकाम जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुलजमान को मीडिया के सामने भी पेश कर सकते हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन ये बड़ा एक स्कैंडल है। 50 से 60 ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। ये जाली ID बनाया हुआ था, ये जाली ID बनाकर इश्तिहार कहाँ पर दिया हुआ था और क्या किसी और की नज़र से ये वाला इश्तिहार नहीं गुजरा? क्या न्यूज़पेपर में दिया था या कहाँ पर दिया गया था ये इश्तिहार? आज बिल्कुल ये मुलजिम बज़ाहिर तो एक चौकीदार था और एक सतई सी शख्सियत का मालिक था, लेकिन इंतहाई क्रिमिनल माइंड था। इसने एक फेसबुक ID बनाया हुआ था, एक जाली अफसर का नाम इस्तेमाल करते हुए, और फेसबुक ID पर इसने जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से इश्तिहार दिया हुआ था कि वो जो असातिज़ा जो नौकरी चाहते हैं या ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते हैं वो हमसे पोस्टिंग के हवाले से इश्तिहार दिया गया था, जिसके बाद मुलजिम को जो मरकज़ी मुलजिम है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो उसके साथी मुलजिम थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास क़ारी अपडेट करने के लिए। आम इंतखाबात के लिए गेम सेट हो गई है, इलेक्शन का माहौल बनने लगा है। पीपल्स पार्टी भी सियासी मैदान में मुतहरिक हो चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पंजाब में डेरे हैं। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा गया कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना एहसास की बात है। बताते चले आपको कि बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जो साबिक वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने कहा कि मेरे लिए एहसास की बात है कि पीपल्स पार्टी का मैं हिस्सा बन रहा हूं। तो आम इंतखाबात के लिए जो गेम है वो सेट हो गई है, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी भी सियासी मैदान में मुतहरिक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान में, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में डेरे जमाए हुए हैं। और साबिक निगरान वज़ीर दाखिला की बात की जाए सरफराज बुगटी की, तो वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आमना जंजुआ से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है, नियो की रिपोर्टर है। आमना जंजुआ, सरफराज बुगटी के हवाले से बताएगा कि इन्होंने क्या पहले कब से राब्ते इनके शुरू थे पीपल्स पार्टी से, या ये बस अभी हुआ है एकदम और साथ ही इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है? नहीं, देखें, कुछ दिन पहले जो है वो साबिक जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं उनका इस्तीफ़ा जो है वो सामने आया था। उससे पहले इनके राब्ते जो है वो बढ़े थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी अर्से से जो है वो दीगर सियासी जमातों और सियासी शख्सियात के साथ जो है वो राब्ते जारी थे, उनको दावत दी जा रही थी पीपल्स पार्टी में शामिल होने की। तो सरफराज बुगटी जो है उनका भी नाम एक सामने आ रहा था। बलोचिस्तान में कुछ और अहम नाम हैं, बड़े जो नाम हैं उनसे भी राब्ते हैं पीपल्स पार्टी के। तो इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा था क्योंकि पार्टी ज़राए का कहना था कि जैसे
जैसे ही नाम सामने आता है तो जो शख्सियत होती है जिससे हम राब्ते बढ़ा रहे होते हैं, जिसको दावत दे रहे होते हैं, वो माजरत कर लेती है, इसलिए इसको सीक्रेट रखा गया था। लेकिन अब जैसे ही फाइनल हुआ तो जरदारी, आसिफ अली जरदारी जो है उनका भी बलूचिस्तान की तरफ जो दौरा था, कन्वेंशन से आज खिताब करना था, तो ये फाइनल हो चुका था मीटिंग में, क्योंकि बहुत सी जो पीपल्स पार्टी की जो शख्सियात हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनको साबिक सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये टास्क सौंपे गए थे कि वो दीगर सियासी जमातों और सियासी जो शख्सियात हैं उनसे राब्ते करें और उनको पार्टी में शामिल होने की दावत दें। बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का आगे का क्या प्लान है और जो मफाहमत के बादशाह हैं आसिफ अली जरदारी जिनको कहा जाता है, वो बलूचिस्तान में क्या जोड़ तोड़ करने जा रहे हैं? जी देखें, पीपल्स पार्टी का एक वाज़िया मौक़िफ़ है कि वो किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट जो है वो उसके लिए जो है वो बात की जा सकती है। तो आसिफ अली जरदारी जो अब बलूचिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पर अहम मुलाकातें करेंगे पार्टी रहनुमाओं से भी। जैसे इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी करेंगे। 27 दिसंबर जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी है, उस मौके पर गढ़ी हुदा बख्श में मरकजी जलसा करेंगे। वहाँ से ये बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो आगाज़ है वो करेंगे। इसके बाद जो है वो पार्लिमानी बोर्ड जो है वो 5 पार्लिमानी बोर्ड के इजलास भी तलब किए जा चुके हैं। ताहम जो टिकटों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो वो खत्मी शक्ल नहीं दी गई। एक जरा ये भी कंफर्म करें कि शक्ल नहीं दी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आमना जजुआ। हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से पीपल्स पार्टी के हमें अपडेट की। वेलकम बैक। यहाँ पर बात करते हैं कि लाहौर में रवां साल के 11 माह में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के 31,425 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कारों और दीगर गाड़ियों की चोरी और छीनने के वाकयात भी रूनुमा हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल कार छीनने के 12 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से सदर डिवीजन में 5, कैंट डिवीजन में 1 और मॉडल टाउन डिवीजन में 6 वाकयात रूनुमा हुए हैं। लाहौर पुलिस की कारकर्दगी की बात की जाए तो वो सिफर रही। चोरी शुदा मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बरामदगी ना हो सकी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ न्यू के नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहिद हनीफ। और शाहिद हनीफ, बताइएगा, लाहौर में मोटरसाइकिल और जो कार चोर गैंग है वो मुतहरिक हो चुका है। इस हवाले से पुलिस क्या कहती है, वो क्या कर रही है? इस हवाले से कोई कार्रवाई की गई है या कोई ऐसी गाड़ी जिसको उन्होंने बाजियाब करा लिया हो, बरामद कर लिया हो? जी, जो गाड़ियां बरामद की गई हैं या जो कार्रवाई कामयाब पुलिस की तरफ से हुई है, उनमें सिर्फ जो है 20% जो है वो रिकवरी हुई है। 80% का बिल्कुल नहीं पता। और सफ़ेद पोश जो बंदा है, गरीब आदमी, मोटर बाइक जो उसकी सवारी है, उसको बड़ी तेज़ी से छीना जा रहा है। और जो 11 माह अभी तक हो चुके हैं, उसमें तकरीबन लाहौर की बात करें तो 27,260 मोटर बाइक्स जो है वो चोरी हुई हैं या छीनी गई हैं। और टॉप पे जो है वो सिटी डिवीज़न है, जिसमें 5,700 से ज़ायद मोटर बाइक जो है वो छीनी गई और चोरी हुई। दूसरे नंबर पे जो है वो मॉडल टाउन डिवीज़न आती है, जिसमें 4800 से ज़ायद जो है मोटर बाइक छीनी गई। तीसरा नंबर जो है वो सदर डिवीज़न का है, जिसमें 4889 बाइक्स जो है वो छीनी गई थी। और जो वाक़यात वो रिपोर्ट हुए हैं, FIR भी हुई हैं। लाहौर जो कैंट है वो डिवीज़न जो है वो उसके बाद उसका नंबर आता है 4877 मुकदमात वहाँ पे दर्ज हुए हैं। इकबाल टाउन डिवीज़न में 3803 जो है मोटर बाइक के जो FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो सिविल लाइन डिवीज़न है, यानी तमाम डिवीज़न से जो कम बाइक जो चोरी हुई हैं उसमें सिविल लाइन जो है आखिरी नंबर है, उसका 3039 मोटर बाइक चोर वहाँ से ले उड़े। और अभी तक जो है इसका सिलसिला थम ना सका। अभी तक जो है मोटर बाइक छीनी जा रही हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही हमें बता दिए सारे जो फैक्ट्स हैं और जो फिगर्स हैं वो हमारे पास आ चुके। इस हवाले से हमारे साथ SP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर के मौजूद है राना जाहिद परवेज। राना जाहिद परवेज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, बताइएगा कि ABLS इस हवाले से क्या कर रहा है, क्योंकि आपने फैक्ट्स तो जान ली कि कहां से कितनी गाड़ियां चोरी की गई, और ये बताइएगा कि इस हवाले से कितनी गाड़ियां हैं जो कि बरामद कर ली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ABLS का जो परसेप्शन है आपके सामने पेश कर सकूं। इस वक्त हमने तकरीबन 2 अरब रुपए की गाड़ियां और मोटरसाइकिल जो हैं ये रवां साल में जो 11 महीने गुजरे हैं आज तक बरामद की हैं। इसमें कुछ 280 कारें हैं जी, 13,000 प्लस मोटरसाइकिलें हैं और 682 दीगर व्हीकल्स हैं। और इसके अलावा 61 नॉन कस्टम व्हीकल्स हैं जो कि हमने कस्टम काम के हवाले की हैं। और जो अदर प्रोविंस की 23 गाड़ियां हैं जिनकी मालियत भी 2.5 करोड़ रुपया बनती है। और पंजाब के दीगर अजला जो कि उनकी व्हीकल्स जो 52 व्हीकल्स हैं वो भी कुछ 7 करोड़ रुपए के करीब प्लस हैं।
इस तरह को 2 अरब 21 करोड़ रुपए की गाड़ियां जो हैं वो आज तक हम बरामद कर चुके हैं। जी ठीक है, तो ये आप बरामद कर चुके हैं। एसपी साहब, हमारे पास जो यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें तो कैंट का एरिया भी है। कैंट के एरिया के अंदर इतनी सिक्योरिटी होती है, उसके बाद भी वहां से गाड़ियों को उठा लिया जाता है। उस हवाले से क्या किया जाता है फिर? मैम, पहली बात तो ये है कि अभी जो रवां साल है, ये पिछले साल बड़ा एक नटोरियस गैंग था, जो कि आपको मालूम होगा कि खातून को भी उन्होंने अगवा करके उससे गाड़ी स्नैच की थी। तो लाहौर में इस वक्त वो गैंग को स्मैश किया गया और अभी लाहौर में कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई जिसमें किसी बंदे से को गाड़ी इस तरह स्नैच की जा सके। और इसके अलावा जो कीलेस गाड़ियां हैं वो उसकी चोरी होने की तादाद ऑलमोस्ट निल है। ये बिल्कुल जो पुरानी गाड़ियां हैं डाउन मॉडल, जो कि अनअटेंडेड खड़ी कर देते हैं लोग रात के वक्त अपनी गली में, और जिनके पास स्पेस नहीं है घरों में, तो वो डाउन मॉडल गाड़ियां पुरानी जो हैं वो तकरीबन गाड़ियां चोरी हो रही हैं। वो भी ऑन एवरेज जो है वो तकरीबन 10 से 15 गाड़ियां जो कि पर मंथ चोरी हो रही हैं पूरे लाहौर में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर के राना जाहिद परवेज, हमें बता रहे थे फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। शहर शहर गांव गांव में खबर शामिल करें। KPK फूड सेफ सिक्योरिटी की जानिब से मरतान में कार्रवाई की गई। 900 कुल और मुर्दार मुर्गियां हैं जो कि बरामद की गई हैं, उनको तल्फ कर दिया गया है। KP फूड अथॉरिटी की टीम ने मुसरे सहित गुड़ और चाइना सॉल्ट भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा मरदान से नुमाइंदा न्यूज़ फजल हक से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी फजल हक, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी मरदान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की है, जिसमें चाइना साल्ट, मुदर्र सेहत गुड़ और इसी तरह मुर्दार मुर्गियाँ जो है ना उन्होंने कार्रवाई में बरामद की है। कितनी तादाद में ये जो मुदर्र सेहत अशिया है और उनकी मालियत कितनी है और मुलजमान के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हुई है, इस वक्त हमारे साथ KP फूड अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद है। हमने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें हमने गुड़ पकड़ा, तो जो हमारे अपने इन्फॉर्मर होते हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं जिनमें चीनी और केमिकल मिला रहे थे। हमने मौके पर उसको मुलज़िमान को जेल भेज और 80 से के बोरियाँ जो हैं हमने ज़ब्त कर ली। उसके बाद हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली जो चाइना साल्ट के बारे में थी। चाइना साल्ट के बारे में हमने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, जो मुख्तलिफ जगह से हमने जो चाइना साल्ट बरामद की वो 100 बोरियाँ थी, जो कम अज़ कम उसकी मालियत बहुत ज़्यादा बनती है। बिल्कुल, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर KP फूड की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हमने मुर्दार मुर्गियाँ और इसी तरह चाइना साल्ट और गुड़ बरामद किए, इसकी मालियत लाखों में। उन्होंने कहा कि इसी तरह ऐसे अनासर के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैरपुर टामेवाली में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी है और मुनाफाखोर माफिया किसानों को लूटने लगा है। खाद के बहरान से गंदम की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात नियो के नुमाइंदे शाहिद अब्बास से जानते हैं। जी शाहिद अब्बास, क्या तफसीलात हैं? मुल्क भर की तरह खैरपुर टामेवाली में भी खाद का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। इस साल किसानों को यूरिया खाद ना मिलने की वजह से उनकी लाखों रुपए की जो गंदम का फसल है वो ख़राब हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर किसान मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं उनको इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। ये साड़ी ज़मीन सोना उगलण वाली ज़मीन है जनाब। सानू अगे DAP ब्लैक रेट ते मिली है, बहुत औखी मिली है। हुण जनाब सानू सोना यूरिया 3400 वाली सानू 5000 रेट दसदे, ओ ही नहीं देंदे, ओ ही नहीं मिलती पई। मेहरबानी की जावे। असा अपील करते हैं वजीर आला तक कि सानू खाद सस्ते दामों में दी जाए, नहीं तो साड़ी फसल खराब हो जाती। जी, जैसा कि आपने किसानों की बात सुनने का ये कहना है कि वज़ीर आज़म से हम मुतालबा करते हैं कि हमें सरकारी रेट पर जो है वो खाद मुहैया की जाए। अगर खाद हमें सरकारी रेट पर यूरिया ना मिला तो इस साल गंदम की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरगोदा में किसान फाइनेंस मेला का इनेकाद किया गया है, जहां पर ज़रूरी अजनास, मवेशियों की खरीदारी और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए छोटे कर्जों की फराहमी के लिए शऊर बेदार करने के हवाले से आगाही दी गई। अहवाल जानते मोहम्मद इमरान गोराया की इस रिपोर्ट में।
ईवान सनत व तिजारत महकमा ज़राअत डिवीजनल इंतजामिया और स्टेट बैंक के बाहमी इश्तराक से आर्ट कौंसिल कम्प्लेक्स में किसानों के लिए फाइनेंस मेले का इनेकाद। फाइनेंस मेले में खवातीन किसानों ने भी शिरकत की। किसानों को दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने, फसलों की पैदावार को बेहतर बनाने, ज़रूरी अजनास के अलावा मवेशियों की खरीदारी के लिए इंतहाई कम शरह सूद पर कर्जाजात स्कीम के बारे में आगाही दी गई। किसान मेले में कर्जाजात के हसूल के लिए दर्जनों मर्दों खवातीन ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। इस मेले का जो मकसद यही था कि हम अपने जो कारोबारी हजरात हैं, स्टेट बैंक पाकिस्तान की कौन कौन सी स्कीम से वो आसान शराइत पे कर्जा ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा ख़ास तवज्जो थी ख़वातीन के उन सेक्टर्स पे जो कि स्टार्टअप्स में आना चाहती हैं और उनको बहुत से कारोबारी मसाइल हैं और पैसे की कमी है, तो हमने इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर वुमेन जो कि 5% की शरह सूद पे अवेलेबल है। मुतज़िमीन का कहना था पाकिस्तान के 5 बैंक ज़राअत की तरक्की के लिए किसानों को बहुत कम शरह सूद पर कर्जे देंगे। किसानों को मिडल मैन से भी निजात मिलेगी। कैमरामैन इरफान सियालवी के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, न्यू न्यूज़ सरगोदा। लियाकतपुर में रवां साल सूरजमुखी की काश का हदफ 1,25,000 एकड़ और हदफ का और जो पैदावार का हदफ था वो 1,40,000 टन मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में पेश है लियाकतपुर से मारूफ अनवर की ये रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ने लगी। पाकिस्तान का सालाना तकरीबन 4 अरब डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च होता है। तेल की मुल्की पैदावार को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि तेलदार फसलों की काश्त को फरोग दिया जाए। सूरजमुखी एक अहम फसल है जिसके बीज से आला किस्म का तेल हासिल होता है। इसमें इंसानी सेहत के लिए मुफीद विटामिन भी पाए जाते हैं। सूरजमुखी की सिफारिश करदा हाइब्रिड इकसाम की काश्त से मतलूबा पैदावारी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। जो सोइंग मेथड्स हैं, जो प्लांटिंग टेक्निक्स वही अडॉप्ट करें जो महकमा ज़राअत रिकमेंड कर रहा है और इसके अलावा खादों का मतवाजन और मुतनासिब इस्तेमाल करें और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पौधों की तादाद मेंटेन रखें और जड़ी बूटियों का तदारक बर वक्त करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर जठा ने फील्ड फार्मेशन को खुसूसी टास्क सौंप दिया कि वो काश्तकारों को सूरजमुखी की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में फनी रहनुमाई के लिए जारी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाएं। कैमरामैन मोहसिन शाह के साथ मारूफ अनवर, न्यू न्यूज़ लियाकतपुर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की आगे बढ़े। खिसर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से मकीनों के मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह से मुतासर हो गए हैं। खिसर का दर्जा हरारत बात की जाए तो -10 से भी नीचे जा चुका है। बात कर लेते हैं, खिसर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, बताइएगा मौसम के हवाले से वहाँ पर क्या हालात हैं और शहरी क्या कहते हैं? होने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद ज़िला गिज़र में मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र के ज़िली हेडक्वार्टर गाकूच में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकता है। अली सुबह और शाम को यहाँ पर दर्जा हरारत -5 तक गिर जाता है। दूसरी जानिब गिज़र के बलाया के फंड टेरो और इश्कोमन में दर्जा हरारत -10 तक गिर चुका है, जिसकी वजह से वहाँ के मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। LPG और हंजाम सोख्तनी की कीमतों में इजाफा भी देखा जा सकता है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी का वजूद न होने के बराबर है। दूसरी जानिब गाकूच बाला में होने वाली बर्फबारी के बाद वहाँ की हसी वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है और वहाँ पर सेब की एक बड़ी तादाद गाकूच बाला का रुख कर रही है और वहाँ के हसी वादियों से खूब लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। सर्दी की ये शिद्दत आइंदा एक हफ्ते तक जारी रहने के कवी इम्कानात मौजूद है। जी नाज़रीन कहते हैं कि अच्छी किताब किसी चिराग और फूल की मानिंद होती है जिसकी रोशनी और महक का कोई नेमुल बदल नहीं होता। लेकिन मौजूदा दौर में कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ने किताब और ज़ो के मुताले को किस्से पारीना बना दिया है, जबकि रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं जमील खान। माजी करीब में कुतुबीनी तालिब इल्म और साहिब इल्म लोगों का पसंदीदा मशगला हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जगह इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया ने ले ली। आज का नौजवान इंटरनेट के बायस मुतालिया से इतना दूर हो गया है कि इसे वक्त का ज़ाया तस्वर करने लगा है। नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट ने हसूल इल्म के तेज तर और आसान मौके फराहम किए हैं, लेकिन नई नस्ल की किताब से दूरी भी लम्हा फिक्रिया है। जो नेशनल बुक फाउंडेशन के मुख्तलिफ जगहों पे हम स्टॉल लगा रहे हैं ना, तो इस वक्त भी हमारी जो स्टॉल है बुक फेयर के हिसाब से वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में लगी हुई है और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, किताबें छपवा रहे हैं ताकि स्टूडेंट ख़ासकर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। किताब न सिर्फ इंसान का बेहतरीन दोस्त बल्कि ये इल्म, हुनर और ज़हनी इस्तेदाद में भी बेपनाह इजाफा करती है। कुतुबीनी के कम होते हुए रुझान को बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत
ज़रूरत है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कोम्याना और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से अहम इजलास हुआ और CCPO लाहौर ने कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए लाहौर पुलिस ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी है। एंटी राइट फोर्स भी इंतदादी तजावुज़ात ऑपरेशन में इंतजामिया की मुआवनत करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद रिजवी से, लाहौर से वारनियों के नुमाइंदे हैं। जी शाहिद रिजवी, क्या मुआवनत करेगी, बताइएगा। बिल्कुल, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कोम्याना और कमिश्नर लाहौर जो है मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जो है टाउन हॉल में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से अहम इजलास हुआ है। पंजाब हुकूमत का सूबाई दारुल में जो है तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो है क्रैकडाउन का फैसला जो है किया गया। राब्ता ऑपरेशन का आगाज जो है कल से किया जाएगा, ये कहना है CCPO लाहौर बिलाल सदीक कोम्याना का। लाहौर पुलिस जो है नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन में जो है ज़िले इंतज़ामिया को जो है ज़रूरी मुआवजा फराहम करेगी। जो है लाहौर पुलिस में उनका मज़ीद कहना है कि तजावुज़ात ऑपरेशन में जो है रुकावट बनने डालने वाले और सरकारी जो है प्रॉपर्टीज़ पर जो है नाजायज़ काबिन अफराद की गिरफ्तारियों में जो है अमल में लाएगी। तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन को जो है SDPOs और SP और जो है डिवीजनल SP खुद जो है वो इनकी निगरानी करेंगे। जो इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान जो है किसी से रियायत नहीं होगी। काबिन के खिलाफ जो है सख्त कानूनी जो है एक्शन होगा, ये कह रहे हैं CCPO लाहौर बिलाल सदीक कोम्याना का। एंटी राइट फोर्स भी इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन में जो है इंतजामिया की मुआवनत करेगी। तजावुज़ात के खात्मे से सरकारी इमलाक के हिफाजत के साथ साथ जो है ट्रैफिक की रवानी में भी जो है बेहतरी आएगी। पुलिस और जिले इंतजामिया जो है टाउन सतह पर जो है ट्रेड यूनियंस के साथ जो है ठीक है, ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आएगी। शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत की तजावुज़ात के खात्मे के लिए मंगल तक डेडलाइन। हुकूमत की जानिब से इंसदादी तजावुज़ात मुहिम में कोई नरमी और रियायत नहीं बरती जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। बात कर लेते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से चिराग बलोच से। जी चिराग बलोच, तजावुज़ात के हवाले से क्या कमात आए हैं? हुकूमत की जानिब से मंगल तक की डेडलाइन दी गई है तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए। हुकूमत का कहना है कि जो इसके हवाले से, जो तजावुज़ात के हवाले से कोई नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी, कोई रियायत जो है वो किसी को नहीं दी जाएगी और जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा उसको जो है गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं इस वक्त जो है वो एक इशरे के बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो हर तरफ जो है वो तजावुज़ात की हद में जो है वो एक रेडियाँ लगाई गई हैं। जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी हद से बाहर जो निकल कर जो है वो सामान लगाया हुआ। तो ये इन तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने जो है वो मंगल तक की डेडलाइन दी है। तो अगर मैं इस हवाले से बताता चलूँ कि अवामी रद्द-ए-अमल है वो ये कहना है कि अवाम का कहना है कि कुछ अवाम जो है उसके हवाले से खुश दिखाई देती है। वो उनका कहना है कि एक अच्छा जो है अमल हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है कि इससे ये है कि एक ट्रैफिक की रवानी जो है वो सही हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जिस तरह से बाजार एक तंग होते हैं तो उसके हवाले से थोड़े से यहाँ पर चलने के अंदर लोगों के लिए आसानी होगी। इस हवाले से तो उनका कहना है कि इस तरह से हिकमत अमली बनाई जाए कि उनको जो है वो उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हुकूमत जो है वो उसने ये हिकमत अमली उठाई है। हुकूमत का कहना है कि मंगल के बाद जो है वो इसके खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस हवाले से अब देखना है कि क्या हिकमत अमली लाए अमल में आती है, किस तरह से गिरफ्तारियाँ होती हैं या कोई जो लोग उससे पहले ही जो है वो अपनी तमाम जो तजावुज़ात हैं उनको कंट्रोल में कर लेंगे। जी ठीक है चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों की सहूलत के लिए तामीर किया जाने वाला रेड लाइन मनसूबा शहरियों के लिए असियत बन चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर खुदाई के दौरान फटने वाली पानी की लाइन से रोजाना हजारों गैलन पानी ज़ाया होने लगा है। तफसीलात जान लेते थे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज कायम खानी, पानी ज़ाया होने लगा है हजारों गैलन, इसको कैसे महफूज बनाया जा सकता है? ये देखें, वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कहीं भी पानी ज़ाया हो रहा है इसे रोका जाए। लेकिन अब देखने में जा रहा है कि गुज़िश्ता कई रोज से रेड लाइन मंसूबा वैसे भी शहरियों के लिए अजियत बन चुका है। ना तो कोई मुतबादिल रास्ते को हमवार किया गया है, दूसरी जानिब इस तरह की खुदाई के दौरान कभी सेवरेज की लाइन फाड़ दी जाती, कभी पीने के पानी की लाइन। और उस पर सोने पर सुहागा ये है कि वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है वो खाबो खरगोश के मजे में है, कोई शिकायत पे सुनने वाले नहीं है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से हजारों गैलन पानी रोजाना गटर में जा रहा है और जिससे ट्रैफिक की जो रवानी है वो बदतरीन मुतासिर हो रही है। शहरी भी जो है वो परेशान है और जो गरीब बच्चे हैं जो पानी को तरसते हैं उन्होंने उसी जगह पर स्विमिंग पूल भी बना लिया है, नहाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि घरों पे पानी आता नहीं है, यहाँ पानी ज़ाया हो रहा है। यहाँ भी ये जो रेड लाइन मंसूबा है इसके हवाले से हमारी वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया से बात हुई, उनका ये कहना है
कि अब तक कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इस लाइन को देखेंगे और उसके बाद इसकी जो है मरम्मती देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन, 11 साल में पहली और 12 साल की उम्र में दूसरी शादी। सरगोदा की इश्रत कम उम्री में एक शौहर से तलाक के बाद दूसरे बूढ़े शौहर से अलहदगी के लिए पनाहगाह पहुंच गई। कहती है कि बूढ़े शौहर तशद्दुद के बाद कहते थे कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से खरीदा है। इश्रत की कहानी उसी की ज़बानी मोहम्मद इमरान गोराया की रिपोर्ट में। बहुत मारते थे, मेरी अम्मी अबू से मिलने भी नहीं देते थे, बहुत जुल्म करते थे। कस्बा चावेवाला की रहायशी 17 साला इशरत बूढ़े शोहर से निजात के लिए पनाहगाह पहुंच गई। कहती है 11 साल की उम्र में जब मेरे खेलने के दिन थे तो वालिदैन ने चचा के वटे सटे में मेरी शादी 50 साला शख्स से कर दी। इशरत का शोहर पहले भी 4 शादियां कर चुका था। शक्की शोहर से चंद माह बाद तलाक तो ले ली, लेकिन माँ बाप ने एक और बूढ़े से ब्याह दिया। दूसरा शोहर इशरत पर बेईमाना तशद्दुद करता, खेती बाड़ी कराता और कहता कि मैंने तुम्हें खरीद रखा है। 5 साल तक जिम्मेदार के बूढ़े मुलाजिम के साथ शब रोज गुजारने के बाद इशरत तंग आकर शेल्टर होम पहुँच गयी। 11 साल की उम्र में मेरी शादी करवा देगी बट्टे सट्टे में, वो भी मेरे से ज्यादा उम्र का बड़ा था। पहले से 4 शादी हुई थी और 5वीं मेरे साथ उसने की। बहुत मारते थे, मेरी अम्मी अबू से मिलने भी नहीं देते थे, बहुत जुल्म करते थे। मेरी सास भी, मेरे ससुर भी, मेरा घर वाला भी। शेल्टर होम के मुंतजिमीन का कहना है इशरत ने जो कुछ बताया वो एक दर्दनाक दास्तान है। इशरत हमारे पास स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अवर शेल्टर होम में आई है और इसके साथ इसने जो अपनी स्टोरी सुनाई, इसकी वट्टे सट्टे में चाचे के वट्टे में शादी की गई और वो 55 साल का था। 4 शादियां उसकी पहले हुई हुई थी। हम लोग जितना भी कर सकें, जितना भी उसका ख्याल रखें यहाँ शेल्टर होम में, मगर वो जो उसका खला है 11 साल से लेकर 6 साल का, वो हम उसका गैप पूरा नहीं कर सकते। कवानीन की मौजूदगी के बावजूद नाबालिग बच्चों की इस तरह जबरदस्ती शादी करना हमारे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन इरफान सियालवी के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, नियो न्यूज सरगोदा। शोरकोट नेशनल कॉलेज में फन फेयर का इनाकाद किया गया। फन फेयर में बच्चों ने मुनफरिद स्टॉल्स लगाए और शुरा ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को भी सराहा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है नियो के नुमाइंदे अवैस मुगल। जी अवैस मुगल, बताइएगा फन फेयर का अहवाल। मौजूद हूँ शोरकोट के एक निजी कॉलेज में, जहाँ पे फन फेयर का इनाकाद किया गया है। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाके भी यहाँ पर बनाए गए हैं। एक ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जंगल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बनाया गया है और बच्चे जो है वो खासे यहाँ से पे इंजॉय कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे बहुत डेकोरेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं ईटिंग के, और इसके अलावा यहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो रही है और यहाँ पे अगर जो बच्चे विन हो रहे हैं उसके साथ साथ उसको गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, बच्चे जो हैं वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना यकीनन है कि ये जो सारा क्रेडिट है ये अदारे की टीम को जाता है, जिन्होंने जो तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत कर रहे हैं और इनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। और बच्चों का यही कहना है कि हम पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। जी।